इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा। आज है एपिसोड नंबर 74 तुरफा तमाशा की। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शेख अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के मुतालिक अगर हम बात करें तो आपने देखा कि रमज़ान से ही मामलात कुछ ख़राबी की जानिब बढ़ रहे हैं और मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप इकनॉमी की बात करें या पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की बात करें, अवाम को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ अवाम बल्कि अब तो मीडिया भी जो है वो इस चीज़ का शिकार हो चुका है कि मीडिया, हमारे यहाँ आज़ाद मीडिया के ऊपर अब कदगन लगाया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, उनको बोलने से रोका जा रहा है ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद। आपने देखा कि किस तरीके से एंकर इमरान रियाज खान को कल रात जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर 17 से 20 एफआईआर्स मुख्तलिफ जगहों पर काटी गई और तकरीबन 15 एसएचओज़ जो है वो उन्हें गिरफ़्तार करने आए थे। यूँ गुमान हो रहा था जैसे किसी टेररिस्ट को जो है वो गिरफ़्तार करने के लिए लाया गया है तमाम तर पुलिस फ़ोर्स को और उनको गिरफ़्तार किया गया। और साथ में दीगर मामलात फिर आपने देखे कि किस तरीके से जो सेशन जज उन्होंने कहा कि ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं है, आप इसको रावलपिंडी की अदालत में पेश करें। एंड देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि आप लाहौर की हाई कोर्ट में लेकर जाएं, ये उनका दायरे कार में आता है। तो बहुत सारे सवालात इस चीज़ पे जन्म लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार जो है वो ममनू है? क्या इससे पहले हमने तो नहीं देखी इस तरह की कोई चीज़। पिछली गवर्नमेंट में यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हमने इस तरह की कोई भी फेक केसेस या किसी किस्म का टॉर्चर या दीवार से लगाने की कोई साजिश नहीं देखी, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई। इसके अलावा जो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, हलीम आदिल शेख, उनको भी जो है वो लाहौर में गिरफ़्तार किया गया है। सादा एहलकारों ने उनको गिरफ़्तार किया तो ये तमाम तर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उन्होंने इसको रिपोर्ट भी किया। तो क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में? इकनॉमी तो एक तरफ, दूसरी तरफ ये मामला चल रहे हैं, फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जहाँ पर फ़ैसिज़्म होता है, जहाँ पे फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट होती है, वहाँ पर इस तरह के मामलात होते हैं कि आपको आज़ादी इज़हार की इजाज़त नहीं होती। तो क्या पाकिस्तान के अंदर एक फ़ाशिस्ट गवर्नमेंट आ गई है? और फ़ाशिज़्म के हवाले से मैं सलमान भाई से जानना चाहूँगा कि सलमान भाई, अगर इसकी एक्चुअल डेफ़िनेशन आप अगर इसके बारे में बताएँ और फिर हम उसको कंपेयर करें आजकल के हालात के हवाले से, तो क्या वाक़ई वो डेफ़िनेशन पाकिस्तान की हालात के ऊपर अभी सही बैठती है? जी। जी, बिल्कुल सही बैठती है। जैसा कि आपने कहा कि फ़ाशिज़्म की डेफ़िनेशन मैं ज़रा पब्लिक के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सिम्प्लीफ़ाई करके दे देता हूँ। फ़ाशिज़्म की जब हम बात करते हैं, जो उर्दू में फ़स्तायत जिसे कहते हैं, तो उसमें बेसिकली जो तर्ज़ हुक्मरानी होता है, वो आमिराना होता है, जो कि आपको बहुत विज़िबल दिख रहा है, बहुत अपैरेंट है, आपके सामने ही है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो डिसीज़न ले रहे हैं, जो मर्ज़ी उनकी है वो डिसीज़न ले रहे हैं। तो आमिराना तर्ज़ हुकूमत है, आपको नज़र भी आ रहा है, जिसको डिक्टेटोरियल भी बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के ओपिनियंस को दबाने के लिए, लोगों की बातों को दबाने के लिए, लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए, जो कि जमहूरियत में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दो जो करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया, एक तो तर्ज हुकूमत जो है वो आमिराना है और लोगों की जो है आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और बात भी है जो फाशिज्म से रिलेटेड है, वो ये है कि सोसाइटीज़ को जो है ना वो डिवाइड किया जाता है फाशिज्म में। तो आप देखें, आपकी सोसाइटी भी डिवाइड हो चुकी है, जिस कदर डिवाइड हो सकती थी उस कदर हो चुकी है डिवाइड।
और आपके यहाँ बाकायदा जो है वो पाकिस्तान के बारे में आपको बात करते लोग कम मिलेंगे, अपनी पार्टीज के बारे में बात करते लोग ज़्यादा मिलेंगे। शख्सियत के मुकाबले में मतलब शख्सियत परस्ती इतनी है कि उनके बारे में और उनकी फेवर लेते हुए आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है अहमद कि फाशिज्म की जो डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, उस पर आप पूरा उतर रहे हैं अभी। और पाकिस्तान के ऊपर जो है फाशिज्म के जो बादल हैं वो बिल्कुल मंडला रहे हैं। लूमिंग ओवर पाकिस्तान जो हमने आज का टॉपिक भी रखा है, तो वो बिल्कुल मंडला रहे हैं। और ये बातें हम करते थे उन स्टेट्स के लिए जहाँ के प्रॉपर जहाँ फाशिज्म हो रहा था, लेकिन हमें कभी भी ये अंदाजा भी नहीं था, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि हमें भी इसका सामना करना पड़ जाएगा और हमें करना पड़ेगा। आपने बात की इज़हार राय की, आज़ादी इज़हार राय की, जो कि बिल्कुल उस पर कदगन लगा दी गई है। इमरान रियाज साहब की बात करें, उससे पहले आप अयाज अमीर को देखें, उनके साथ क्या हुआ, तशद्दुद भी हुआ उनके साथ। उसके बाद आप हलीम आदिल शेख की बात कर रहे हैं, लाहौर से उनको जो है ले लिया गया। और इमरान रियाज का वाक़या थोड़ा सा अचंभा है इसमें, वो ये है कि इतने सारे लोग, इतने सारे एसएचओ उसको लेने पहुंच गए जैसे कि वो कोई डॉन हो या कोई माफिया को रन करते हैं। उससे पहले किया गया है, उन्होंने कसूर किया है। सवाल ये है कि उनका कसूर क्या है। सच बोलना अगर कसूर है, देखिए फाशिज्म की जो एक ट्रेट है ना, उसमें मैं आपको एक और बात भी बताऊं, क्योंकि आज हम बात फाशिज्म से कर रहे हैं, कि जितना सोसाइटी डेविएट हो जाती है ना सच से और हक से, उतना मुश्किल उस सोसाइटी में सच बोलना हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। हमारी सोसाइटी सच और हक से इस कदर डेविएट हो चुकी है कि यहाँ पे अगर आपको कोई सच बोलता नजर आ रहा है ना, तो आपको ऑड मैन आउट नजर आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई अछूता आदमी है, हालांकि वो तो बात सच कर रहा है, तो जो फैक्ट्स है उस पर बात कर रहा है। और दौर ये है सिटीजन जर्नलिज्म का अहमद, दबा तो आप सकते नहीं है बात। जी। कोशिश आपने की सोशल मीडिया पे, आपको पता है आप और हम समेत लाखों लोग सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और एप्स पे लगे हुए हैं और वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सच बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो ज्यादातर इसमें जो आप देखें कंट्रीब्यूट जो कर रही है जनरेशन, मिलीनियल जनरेशन है, ठीक है ना, जो तो उसको तो इसकी परवाह है नहीं, उसको तो नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार रहा है पीछे, अयूब खान या उनको इंटरेस्ट भी नहीं है इस बातों में। वो तो ये चाह रहे हैं कि उनकी जो आज़ादी है इज़हार राय की, उसको इंश्योर किया जाए अभी। तो आप ये फैक्टर्स जरूर देखें कि किस जनरेशन से इनका वास्ता पड़ गया और किन लोगों से इनका वास्ता पड़ गया। पहली दफा जो स्टैब्लिशमेंट है, जिसे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसका वास्ता जो है वो पड़ गया है पढ़े लिखे पाकिस्तानी से, जो आपकी क्रीम है और मिडिल क्लास, जो पढ़ी लिखी पाकिस्तानी, जो मिडिल जी। क्लास से जो हायर क्लास तक जाती है, इससे वास्ता पड़ गया है। अब इनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस भी है, ये प्रोटेस्ट में भी आ जाते हैं, इनको डर खौफ भी नहीं है वो वाला जिससे पहले का होता था, नौकरी जाने का, जान जाने का। वैसे भी पाकिस्तान में जो आपने एनवायरनमेंट बना हुआ है, वैसे भी लोग बेखौफ हो चुके हैं, उन्होंने अब है क्या हमारे पास खोने को। तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज में। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हदधर्मी है जो हमें देखने को मिल रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो फ्यू पीपल हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि पैरामिड स्ट्रक्चर है और उस पैरामिड के ऊपर जो फ्यू लोग हैं जो डिसीजन ले रहे हैं, न्यूट्रल्स, उनकी वजह से जो पूरा इदारा मलाइन हो रहा है, जो पूरे इदारे को पे उंगलियां उठ रही हैं, इसके कसूरवार वो चंद लोग हैं जो ये फैसला ले रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है, उनकी हद दर्मी और उनकी जो अना है ना, उसकी तस्कीन नहीं हो पा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी पिछले दिहाइयों में कि उनकी अना को हमेशा तस्कीन पहुंचती थी। वो सियासतदानों को आपस में लड़वा देते थे और फिर पीछे बैठ के करते थे, फेस सेविंग कर लेते थे अपनी, एक को पुश करते थे अगेंस्ट दूसरे के, और फिर वो करते थे। आपके जितने जो लीडर है, सो कॉल्ड लीडर्स हैं, आप देखिए उनके पीछे उनके लाने वाले कौन है। हाँ मतलब इवन आप जुल्फिकार अली भुट्टो से शुरू हो जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वो डैडी बोलते थे उनको, अयूब खान साहब को, मतलब वहां से शुरू हो जाए। फिर जनरल जीलानी की पैदावार कौन है, आपको सबको पता है, ठीक है ना। और कौन ज़िया-उल-हक साहब की कबर पे जाके बोलता था कि मुझे आपका मिशन पूरा करना है, नवाज शरीफ साहब और ही बोलते थे ना। तो आपको सब पता है कि ये कौन कहाँ से आता है। तो जीएचक्यू की जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबीज है, जो आप जिनको सो कॉल्ड आजकल की लीडरशिप कह रहे हैं हमारी। एक शख्स अब की दफा इन सब के आगे खड़ा हो गया और उसके पीछे आवाम खड़ी हो गई। देखें, आप सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, एज ए इदारा इंस्टीट्यूट आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अवाम के खिलाफ नहीं हो सकते। ये आपकी रेड लाइन है इदारे की, चाहे वो इदारा कितना भी पावरफुल हो, जितना भी बड़ा हो, आप उसको नहीं क्रॉस कर सकते। अभी हुआ ये है कि अवाम उस लीडर के पीछे खड़ी हो गई है जिसको इमरान खान बोल रहे हैं आप, और इदारे ने ये समझा है कि हम इमरान खान साहब को आइसोलेट करके
उनको कर लेंगे जो करना है। ऐसा नहीं हो सकता, आवाम उनके पीछे खड़ी हो गई है, और जब आवाम जिसके पीछे खड़ी हो जाए तो आप आवाम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ये आपको समझना होगा। आप क्यों अपने पाँव पे शूट करने पे तुले हुए हैं? आप क्यों अपनी जो आपका जो ताकत का सरचश्मा है वो आवाम है। हाँ, अगर आवाम की बैकिंग ही हट गई अपनी फौज के पीछे से, तो आप पता है आपको कितना खौफनाक नाइटमेयर क्रिएट होगा। ये क्यों नहीं समझ रहे वो न्यूट्रल्स जो ये डिसीजन ले रहे हैं, और अपना कि ही नहीं होना चाहिए। जो कि नहीं होना चाहिए। पूरी इदारे की साख जो है वो आपने स्टेक पे लगा दी। मैं आपको बता रहा हूँ ये वाकया तो गुजर जाएगा और ये नवंबर भी आ जाएगा, और आपको मैंने बताया पिछले प्रोग्राम में भी कि इनके साथ ऐसा होगा कि किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली को भी लेके नहीं जा सकेंगे ये न्यूट्रल्स। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये बात, ये संभाल के रख लीजिएगा बात। लेकिन उस इदारे को जिसमें सिंसेरिटी से लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, उसकी साख को बहाल करने में आपको दिहाइयां लग जाएंगी। अब जो 2 ढाई 3 महीने में इन्होंने हरकत की है, ये तो कोई दुश्मन ना करे अहमर। किसी दुश्मन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी वो ये गोल अचीव कर लेंगे जितना आपके यहाँ ये 2 ढाई 3 महीने में हुआ है। चाहे माशी तौर पर आप देखें, चाहे अस्करी तौर पर आप देखें, चाहे आप माशरती तौर पर देखें, आप सियासी तौर पर देखें, हर लिहाज से आप तनजुली में हैं, आप नीचे आए हैं इन 3 महीने में, और नोज डाइव लिया आपने। ये कहते हैं ना आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आना, आपने नोज डाइव लिए आपके। ये आप बात समझने की कोशिश करें। पस मंजर आप देख लें जरा, आप साइड में क्या चल रहा है पाकिस्तान में। लोड शेडिंग 12-12 घंटे की मेजर सिटीज में, इंडस्ट्रियल सिटीज में आपके 12-12 घंटे की लोड शेडिंग आपके चल रही है। आगे आ जाए, फ्लड शुरू हो चुके हैं बलोचिस्तान और केपीके में, फ्लड बैड फ्लड शुरू हो चुके हैं। वो हालत उनकी ये है कि आज मैं पढ़ रहा था कि 17 से ऊपर जो लोग हैं वो जहां भाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं उन फ्लड्स के नतीजे में। ये बलोचिस्तान और केपी का मामला है, ठीक है, यानी कुदरती आफात। आपने काम किया नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं उस लिहाज से, ठीक है जी, वो साइड पे खड़ा हुआ है। गैस ना होने की वजह से जो आपका मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल, वो बंद पड़ा हुआ है कई दिन से। कोई है वहां ध्यान देने वाला? सबको बस ये लगी हुई है कि बस अपनी फेस सेविंग कर लें अपना ही, वो बंद हो चुकी है। जिस पे आप प्राइड लेते हैं कि भाई हमारे एक्सपोर्ट जो है, हम सारे मेजर जो ब्रांड्स हैं दुनिया के बड़े, उनको हम कैटर करते हैं। आपको पता है इसमें कोई वैक्यूम नहीं रहता। ये दुनिया है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ये। अगर आपने नहीं अपने ऑर्डर्स पूरे किए, फॉरन जंप इन कर जाएंगे इंडिया, बांग्लादेश, आपको पता है रेडी बैठे हैं, उनकी कैपेसिटी भी है, वो फॉरन ये वैक्यूम फिल कर जाएंगे, और आप हमेशा के लिए वो ऑर्डर्स, उन कंपनी से आप ऑर्डर नहीं मिलेंगे, फिर आपको नई दुनिया तलाश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, साइड में जो आपके हालात चल रहे हैं वो मैं आपको बता जा रहा हूँ। फिर ये फाशिज्म की जो आप बातें कर रहे हैं, ये फाशिज्म में जो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच पे जो पाबंदियां लग रही हैं, ये आपका इमेज दुनिया में क्या भेज रही हैं, ये भी आप देख लें। जो बड़ी मुश्किल से आपका रिकवर हुआ था इमेज कि नहीं यार टूटी फूटी जमहूरियत लेकिन चल रही है, जो भी है, उसका क्या इमेज का होगा भाई, सबको पता लग गया कि भाई क्या हो रहा है उसके इमेज का। और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तो जो चाहिए था वो मिल गया। देखो इनके जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनको इन्होंने मरवा दिया, ठीक है, आपको पता है कोई अपडेट नहीं लग रही है। नैब के ऊपर जो इन्होंने NRO 2 जिसे हम कह रहे थे पिछले प्रोग्रामों में, नैब को कानून साजी के तरीके इस तरीके से वो कर दिया है, हैंडीकैप कर दिया है कि वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, मतलब उसके दांत तोड़ दिए इन्होंने, फायदा ही नहीं है उनको। तो कहने का मतलब है इनको तो अपना अचीव हो गया, पाकिस्तान तनाजुली में चला गया, आवाम जो है वो बिल्कुल रोने पीटने पे है, इमरान खान साहब जो है वो सरापा एहतजाज है। फायदा क्या हुआ इन चंद लोगों का? इन चंद लोगों की अना की तस्कीन के चक्कर में पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान करना है हमने। और आज भी हमें हमेशा से, आपको पता है, शिकवा करता था कि हमारा दानिश्वर कहाँ है, हमारा दानिश्वर कहाँ है, याद है आपको? अब अगर 2-4 जर्नलिस्ट और 2-4 बोलने वाले उठे हैं तो उनकी भी आवाज दबाने को लगे हुए, उनको भी थ्रेट्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको बोला जाता है, कॉल्स आती हैं, और भर के इमरान रियाज को तो पकड़ ही लिया उन्होंने। आप मुझे बताएं उनका कसूर है क्या? आप मुझे एक बात बताएं। मतलब आपसे वो इस्लामाबाद के एंट्री गेट पे खड़े हैं, किसी को ये नहीं पता कि उसकी किसकी जुरिस्डिक्शन है। मतलब ये कितना मजाक खेज बात है यार। ये आप जग हसाई करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे अपने मुल्क की? जिसको ये बात पता लगे जग हसाई हो रही है, भाई इधर थे या इधर थे, या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इधर हो गए तो आप इस्लामाबाद की तरफ हो गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चला जाएगा, इधर हो गए तो उधर चला जाएगा। भाई आप पहले ही बता देते, नहीं आपने तूल दिया इस बात को। जब वो सुबह गए तो बता रहे हैं कि भाई जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि इनके मामले को तूल देनी है, इनको एक सबक सिखाना है, क्योंकि ये हमेशा से इस बात पे बिलीव करते हैं। अच्छा, इसी पस मंजर में जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक अजीब सा कंपैरिजन लोग लेके आ जाते हैं। लोग बोलते हैं यार देखें आप जो बात करते हैं तो इसका मतलब तो फिर ये है कि MQM के साथ जो 90s में हुआ है वो भी गलत हुआ है।
क्योंकि देखें उस वक्त तो मीडिया इतना वाइबल नहीं था और मीडिया इतना वाइब्रेंट नहीं था, आपको कैसे पता? तो मैं आज जरा थोड़ा सा कंपेयर करना चाह रहा हूँ कुछ चीजों को कि जिस जो डिसाइसिव फैक्टर बने हैं इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में। देखिए पहली बात तो ये है कि 90s में सोशल मीडिया नहीं था और इस लेवल की अवेयरनेस नहीं थी, इंफॉर्मेशन एज नहीं था, अगर आप ये बात करें तो एक डिसएडवांटेज हो गया एमक्यूएम के हाथ, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो मूवमेंट है ये नॉन वायलेंट है, मतलब ये अदम तशद्दुद वाली है। आपको पता, आपने भी शिरकत की है प्रोटेस्ट में, कहीं आपने देखा किसी को कोई तशद्दुद की बात करते हुए? नहीं। जी, जी, वहां हमने पे कवर किए हैं, 2-3 तो हमने प्रोटेस्ट कवर किए हैं और उसमें इस किस्म का कोई मामला नहीं हुआ। जी। जी, बल्कि एक एक कोई एक दिल खराश वाकया भी नहीं हुआ, मतलब कि कोई कोई बहस मुबाहिसा भी हुआ, मतलब लाखों का, मतलब जी। कराची वाले प्रोटेस्ट की हम बात करें तो तकरीबन 1 मिलियन लोग थे वहां पे, जो हमने पूरा जायजा भी लिया था। उसमें मैंने एक वाकया नहीं देखा कि दो बंदों के दरमियान कोई मुंह मारी हो गई हो। मतलब 10 लोग, 10 लाख लोग एक साथ आ जाए तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। विद फैमिलीज फैमिलीज़। को फैमिलीज को मैंने देखा है बड़ी कंजेस्टेड जो है, राहदारियों से, कॉरिडोर से गुजरते हुए, लेकिन कोई खुदा ना खासा नहीं हुआ, क्योंकि अवाम एक एक कॉज पे जमा हो गई थी कि भाई हम जिस काम के लिए निकले वो काम करने आए हैं, बाकी हमारे आपस की जो चीजें वो छोड़ दो। यही मोटिव था ना अमर, और कुछ भी नहीं था। तो अदम तशद्दुद पे रही है, एमकेएम के पलड़े पे वो तशद्दुद की बात पे आ गए थे। वो एक अलग बहस है कि वो क्यों तशद्दुद की बात पे आ गए थे, मतलब वो एक अलग बात है। तीसरी बात ये है कि वो जो मूवमेंट थी वो तकरीबन जो है ना वो एथनिसिटी और लिंग्विस्टिक्स की बुनियाद पे थी, जैसे लसानियत की बुनियाद पर थी, और वो थी। बाद में जाके उसको फिर महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना दिया गया, आपको पता ही है। जी। लेकिन यहाँ पर शुरू दिन से इमरान खान सबकी बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। तो यहाँ पे एथनिसिटी लिंग्विस्टिक वाले तो बात है ही नहीं कोई। आपको पता है कि सदर जो है, आप उनके जमाने में सदर जो है वो आरिफ अलवी कराची से थे, गवर्नर सिंध देख लें आप, ठीक है ना। तो सबका एक वो था, एक मिलाप था, एक अच्छा मिक्सचर था, और अच्छा हो सकता था, वो एक अलग बात है, वो वाली बात हो गई। तो एमक्यूएम एक कम्युनिटी बेस्ड कैंपेनिंग थी और यहाँ पर एक पूरे पाकिस्तान की बात हो रही थी। तो मैं आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो एमक्यूएम के पार्ट पे जो गलती है ना, डोंट बी सो नाइव, इतना भोले बनने की जरूरत नहीं है। आपने जो सबसे बड़ी फाश गलती की थी वो आपने अपने ही वोटर को लूटना शुरू कर दिया था, पर्चियां भेजना शुरू कर दी थी। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, हम उसी शहर के वासी हैं, हमें सब पता है, हमें मत कोई पता है, हम उसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए। अपने ही वोटर को आपने दबाना शुरू कर दिया था, उसी से आप उसको उसी को लूटना शुरू कर दिया था, उसी को भत्ते की पर्चियां आती थी, ठीक है। तो आप अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ियां मार रहे थे। ये ऐसा नहीं कर रहे, जी। ये ऐसा नहीं कर रहे। दूसरी बात है, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि देखिए इतना सब कुछ हो गया, इमरान खान साहब अभी भी फौज का जो इदारा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये रिस्ट्रेन जो दिखाई है वहां नहीं दिखाई गई थी रिस्ट्रेन। वहां हाल ये था कि इंडिया में जाके खड़े होके पाकिस्तान को बात हो रही थी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, मतलब ये बात होती थी वहां पे। जी। तो वो ये रिस्ट्रेन यहाँ देखने को मिल रही है आपको। तो ये कुछ कंपैरेटिव चीजें मैंने आपके सामने रख दी, और जो बंदा भी जिसका ताल्लुक इन दो शहरों से है, आपके पाकिस्तान के साउथ से, इंडिया हैदराबाद और कराची से, उनको ये बात पता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। सबको पता है ये बात, इसकी हकीकत कितनी है। तो ये बात, और इस पे अगर कंपेयर आप करें तो इस वजह से, और इमरान खान साहब ने जितना वक्त लिया ना, उसमें हुआ ये कि बैक टू बैक ये गलतियां करते गए, और ये वही 90s वाले टैक्टिक्स इस्तेमाल करते गए, जबकि इनको ये नहीं पता कि ये 90s नहीं है, ये 2022 है। तो वो जो चीज थी ना, मैंने आपको पता कि इस दफा जो वास्ता पड़ गया ना वो मिडिल क्लास और उससे पड़ गया, और पूरे पाकिस्तान की मिडिल क्लास से पड़ गया। मैं सिर्फ हैदराबाद कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की मिडिल क्लास से पड़ गया। तो जब वो बोलते हैं बाहर निकलो, तो आप देखें हर शहर बाहर निकल जाता है। हम देख रहे हैं हर शहर में बात, फैसलाबाद, ऐसे ऐसे शहर आपको इतने बड़े बड़े मजमे नजर आएंगे, गुजरांवाला, जैसे आपको आपने सोचा नहीं होगा कभी, सियालकोट। तो कहने का मतलब है एक अपील थी पूरे पाकिस्तान के लिए इमरान खान साहब के पैगाम में। एमक्यूएम के पास जो करिश्मा था, इवन 2 सिटीज में भी बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने उसको लॉस्ट किया। क्यों किया, उसकी वजूहत एक वो पूरी अलग केस स्टडी है, मैंने कुछ वजूहत आपको बता दी है। सबसे बड़ी जो वजह है ना, उन्होंने अपने ही वोटर्स को सप्रेस करना शुरू कर दिया था। दैट्स द फंडामेंटल थिंग। अगर आप वो नहीं भी करते हैं तो पब्लिक की सपोर्ट थी उनके पास, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट अगर कुछ करती थी तो पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ होती थी, लेकिन जब उन्होंने खुद ही शुरू कर दिया तो फिर तो आपको पता फिर क्या होगा। मतलब इमरान खान साहब भी सरप्राइज हो गए कि इस दफा इलेक्शन में कराची से इतना वोट मिल गया उनको। और
एक और हरकत की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जो कि बहुत पहले भी होती थी, कि दोबारा से एमक्यूएम को सम वोट जो है वो बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बाबर गौरली साहब जो है वो आ चुके हैं, उनको आते के साथ ही अरेस्ट कर लिया गया। ये पाकिस्तान का खास तरीका होता है, पाकिस्तान में खास होता है तरीका, पहले उनको अरेस्ट किया जाता है, फिर उन पे छोटे मोटे जो बोलते हैं ना कि ये केस में थे, फिर उनको जरा आगे पीछे घुमा के, चंद महीने घुमा के उनको क्लियर करवाया जाएगा और फिर उनको ला के बिठा दिया जाएगा। ठीक है, जो उनसे काम लेना है, जिसके लिए उनको बुलाया गया है वो काम करना। और दोबारा से वो ऑफिस को उनको खोलने की बात हो रही है और बहाली की बात हो रही है, ताकि जो अर्बन वोट है पीटीआई का कराची में, हैदराबाद में, उसको तोड़ा जाए। और दिस इज द स्टोरी। अब आप मुझे सारे जरा डॉट कनेक्ट करें, क्या हम अभी भी वो 80 और 90 की दिहाई वाले टैक्टिक्स पे फंसे हुए हैं? एस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या अभी भी 80 और 90 की दिहाई वाले टैक्टिक्स पे फंसे? क्या उनको नहीं पता कि अवाम बाशऊर हो चुके हैं? अवाम को अब एक एक चीज पे नजर है। अगर आप और मैं ये बात कर रहे हैं अभी, तो आपको पता नहीं है कि क्या हमारे जो बाकी लोग हैं, क्या उनको ये नहीं पता? सबको ये बात मालूम है, सब एक एक चीज पे नजर रख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन एज है, खुदारा समझिए इसके तकाजों को। यहाँ पे मामला कुछ और लेवल पे जा चुके हैं, अब ये टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, भले ये एमक्यूएम को बहाल करने की बात कर लें, भले वो जो बचा कुचा एमक्यूएम का सपोर्ट है उसको इग्नाइट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको अगर आवाम को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का आपने मौका दिया, आप देखेंगे कराची से मैक्सिमम सीट्स पीटीआई ले जाएगी, जो अपील है उनकी। जी। एक चीज जो है वो हो चुकी है। अब जो आवाम आई है एमक्यूएम की, जो 2016 के बाद खास तौर पर जो 6 साल गुजरे, जो डर खौफ था वो निकल चुका है आवाम के दिलों से। अब आप उसको जो है वो अंडू नहीं कर सकते। जो चीज निकल गई वो निकल गई, अब आप उसको अंडू नहीं कर सकते। लोगों को पता लग गया है कि ये भी हमारी तरह के लोग हैं, हम इनको क्यों एम्पावर करें, और ये एम्पावर करें और ये हमारे ऊपर ही फिर बदमाशी शुरू कर दें। तो ये वो उस दौर में नहीं जाना चाहते लोग, सबको पता है वो सेक्टर और यूनिट का क्या मामला होते थे। दोबारा लोग नहीं आना चाहते, लेकिन कौन दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहा है, आप जरा नजर रखें इस पे। हमने आपको एक हिंट दे दिया आज कि बुलाया गया है। अभी पाकिस्तान में एक तरीका कार होता है, वो थोड़े केस चला के उसको क्लेरिफाई करके कुछ महीनों में लाके आपको खड़ा कर देंगे, भाई कुछ भी साबित नहीं हुआ। यहाँ पर तो भाई आप मुझे एक बात बताएं, क्या साबित हुआ है? मतलब जिस शर्जील मेमन के घर से अरबों रुपए पकड़े गए, वो उसको 2 मिनिस्ट्री मिली हुई है। जी। आप मुझे बताएं, मतलब लाला लैंड की स्टोरी है, पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो लाला लैंड, वी आर लिविंग इन लाला लैंड सीरियसली। तो कहने का मतलब है अहमर कि अब करना क्या चाहिए। अब ये तो मैंने आपको सिनारियो बता दिया कि ये इधर बता रहे हैं, ये इस तरह करने का है। अब दूसरी बात ये है कि मैंने आपको 2 प्रोग्राम पहले शायद ये बात बोली थी कि मेरी उम्मीद तो ये है कि अल्लाह ताला मसले हल करा दे, लेकिन मैंने आपको तजिया अपना बता दिया था कि मामला तसादुम की तरफ जा रहा है, आपको शायद याद हो। तो तजिया मेरा ये था कि तसादुम की तरफ जा रहा है, और आप वो उसकी जो है सिम्टम्स देख रहे हैं कि इमरान रियाज वाला जो आपने वाक्य देखा, एयाज मीर वाला जो वाक्य देखा, और इमरान खान साहब को टीवी पर आना पड़ गया और उन्होंने कहा कि मैं बता दूंगा, क्योंकि अब अगली जो बारी है ना, वो अगली जो स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी जाहिर सी बात है उन्हीं के साथ अलाइन हुई है। ये तो कठपुतली है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट तो कठपुतली है। जाहिर सी बात है जिनके हाथ में इनकी डोर है, वो जो कहेंगे वो करवाएंगे इनको, जो इनको लेके आए हैं। ठीक है, तो आपको सिंध में भी गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ सकती हैं, आपको पंजाब में मजीद गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ सकती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली बनी गाला की तरफ देख रहे हैं गिरफ्तारी के लिए। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप जहनी तौर पर तैयार रहिए, क्योंकि इनका ध्यान है कि हम तसादुम कर सकते हैं, वी आर स्टिल पावरफुल इनफ कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो अवामी आउटरीच होगा, उसके बाद अवामी जो रिएक्शन आएगा, वो इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया हुआ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वो इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया। इस फाशिस्ट सोच से, इस फस्तायत से बाहर निकलिए। ये 80 और 90 की दिहाई नहीं है, ये 2022 है। बशऊर पाकिस्तानी, अगर आपने पूरे पाकिस्तान में भी इंटरनेट बंद कर दिया ना, फिर भी 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है। आप उसका भी इंटरनेट बंद करेंगे? आप उसका भी इंटरनेट बंद करेंगे क्या? वो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चलवा देगा। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आपने सिर्फ एक बयान दिया था आईएसपीआर ने कि देखिए नई गवर्नमेंट आई तो जो है वो स्टॉक मार्केट बढ़ गई है। आज तक वो हॉन्ट कर रहा है आईएसपीआर को, वो बयान उन लोगों ने मीन बना बना के वो हॉन्ट कर रहा है। एक जुमला लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं अहमद, आपको पता ही बात। एक जुमला लोग जो है वो इररिलेवेंट और बेमकसद जो है वो आजकल टॉलरेट नहीं करते हैं।
हाँ, आप तो बात कर रहे हैं पूरी पूरी रिजीम चेंज को टॉलरेट कर लिया जाए। कैसे कर ले टॉलरेट पूरी रिजीम चेंज को, जबकि सब ताने बाने सबको पता लग गए। इमरान खान साहब इमरान रियाज की गिरफ्तारी के बाद खुद आए और उन्होंने टीवी में आके बोला कि मैं बता दूंगा आप सब, अब मैं सब बता दूंगा बस। क्या मतलब है? इमरान खान साहब को भी पता है कि पानी यहाँ तक जा रहा है। और मैं जी। आपको फिर बता रहा हूँ, इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते कुछ अच्छी बहुत बातें की हैं, जो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिले हैं, और वो बड़ी तामीरी बातें हुई हैं बिजनेस के हवाले से, फ्रीलांसिंग को ई किस तरीके से कॉमर्स फैलाया, ई कॉमर्स फ्रीलांसिंग के हिसाब से किस तरीके से फैलाया। वो बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ कुछ मीटिंग्स बहुत जबरदस्त हुई हैं, और अच्छा है उनका, उनकी बात लोगों तक पहुंचे, जो जिनका सोशल सर्कल बड़ा है, जो कि अपनी बात कह सकते हैं, उस्ताद हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो अपनी बात उनसे मिल के कह रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। लेकिन वही यानी वाली वो बात है आवाम अमर, की जो एनर्जी है उसको प्रॉपर्ली चैनलाइज़ कर रहे हैं वो। प्रॉपर चैनलाइज कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इमरान खान साहब के पास टाइम कम से कम होता चला जा रहा है। ये मैं आपको जी। 2 प्रोग्रामों से बोल रहा हूँ, कम से कम जा रहा है। इमरान खान साहब को कोई डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो वही देख रहे हैं कि वो किसकी तरफ देखें। अदालतें भी, आपको पता है, वो इस तरीके की बात कर रही है कि आज वो इमरान रियाज को लेके पहुंचे तो बोले हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। और जो मैंने पढ़ी खबर के, वकील ने ऐसे दलाइल दिए कि उसके वजह बेल देनी ही थी, मतलब जज को, लेकिन जज ने बोला कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं दे सकता बेल। अब आप क्या बोलेंगे ऐसे में? यानी सब चीज कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रहा है ना, इसका मतलब है सब चीज को कंट्रोल किया जा रहा है, इसका मतलब है। तो वकील इतने जबरदस्त दलाइल देने के बाद भी जज बोल रहा है कि यार दलाइल तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, यार मैं इसको बेल नहीं दे सकता, नहीं छोड़ सकता। अभी क्या बोलोगे आप इस पे? इस पे तो आप कुछ नहीं बोल सकते। इसका मतलब है पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट है। लेकिन मैं आपको फिर मैंने आपको बोला था कि एक्स फैक्टर जो है इस पूरी क्वेश्चन में, वो है अवाम। बिल्कुल आपने कहा और था। मेरे ख्याल में अवाम ने ये बात डिसाइड कर ली है कि अवाम इस दफा टॉलरेट नहीं करेगी। हैमर जो मर्जी आप कर लो, अवाम इस रिजीम चेंज को टॉलरेट नहीं करेगी। उसकी मैनिफेस्टेशन आने वाले दिनों में कैसे होगी, क्या करेक्टर्स बनेंगे, किस तरीके से, जिस जिस डिवाइन इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं वो किस तरीके से होगी, उसका क्या स्क्रिप्ट बनेगा, हमें नहीं पता। पर अवाम जो एक्स फैक्टर जिसे हम बोल रहे हैं, वो इस रिजीम चेंज को चाहे जो मर्जी जोर लगा लें टॉलरेट नहीं करेगी। और मेरे ख्याल में टॉलरेट करना भी नहीं चाहिए। इट्स अ हाई टाइम फेयरलेस हो जाए। जान अल्लाह को देनी है, और अल्लाह का हुक्म ये है कि आप सच को सच बोलें, ठीक है, गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। जब अल्लाह और उसके रसूल ने आपको ये बता दी है बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर तो कोई कोई भी ताकतवर है, ताकत नहीं, बादशाह भी आगे खड़ा हो जाए, कोई भी आगे, फिर से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। और मेरे ख्याल में अब जो है वो सच और जो झूठ है वो इस तरीके से वाशगाफ हो चुका है, इस कदर सामने आ चुका है लोगों के, कि मेरे ख्याल में अब तो कोई ग्रे एरिया है ही नहीं। अब तो ब्लैक एंड व्हाइट में है सारी चीजें, सबको पता है कि ये क्या है और ये क्या है। जी। अभी भी अगर अहमद लोग जो है वो चशम पोशी करें और जो है वो ऑस्ट्रिच मेंटेलिटी वाली बात करें, तो मेरे ख्याल में वो जो है वो मुनाफिकत ही आप बोल सकते हैं उसको। इसके अलावा तो कोई दूसरा वर्ड मेरे पास है नहीं इसका। और मेरे ख्याल में जैसा वक्त जाता जा रहा है, वो लोग भी जो इमरान साहब के नाकिद थे, जैसे हम अयाज अमीर साहब की बात करें, वो बिल्कुल नाकिद थे इमरान खान साहब के, लेकिन वो भी उनके फैन बन गए। जी। हालात आप देखें ना आप, जब उनको पता लगा कि सामने उनका वास्ता किससे पड़ा हुआ है, सारी जो पीडीएम का इत्तेहाद है, इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया, सब वहीं खड़े हुए हैं और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं अगेंस्ट एक पार्टी। और लेकिन मत भूलिए वो एक्सपेक्टर अवाम उनके साथ है, उस पार्टी के साथ, उस लीडर के साथ अवाम साथ है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप रेफरेंडम करा दें, आज सिर्फ 2 सवाल पूछ के, यानी 2 ऑप्शन दे के आप एक सवाल पूछ लें, रेफरेंडम करा दें कि पाकिस्तान में जी इमरान खान साहब सही है या गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ कर दें कि इमरान खान साहब सही है या सही नहीं है, आप दूसरे का नाम ही ले चले भले, सही है या नहीं है इस मामले में जो इनके साथ हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ओवर 80%, बल्कि 90% लोग ये बात करेंगे कि वो सही है, और वहीं पर ही आपका फैसला हो जाएगा। जी। और फिर जो आप बात करते हैं ना जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, तो जमहूरियत में आप जमहूर की तो सुने, हम्म। आवाम की तो सुने। और आवाम की आप सुन ही नहीं रहे, अपनी सुना रहे हैं आप। अगर वो पैरामिड स्कीम हमें हमें नहीं चाहिए जिसमें 4 बंदे ऊपर बैठ के फैसला करें, हमें वो पैरामिड स्कीम नहीं चाहिए। आवाम की एस्पिरेशंस के मुताबिक अगर फैसले होंगे तब तक तो बात सही है। अगर आवाम की एस्पिरेशंस के मुताबिक फैसले नहीं होंगे तो मेरे ख्याल में वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी करे, आला अदलिया करे या फौज करे। क्योंकि देखें ये सब बनता ही उसी से है। डेमोक्रेसी में जमहूरी मेन चीज है। क्योंकि आपने ये राग अला पाए ना, ये जी। जमहूरियत में तो फिर जमहूर से चलता है भाई मामला, इसके अलावा तो कोई मामला नहीं चलेगा। वही अवाम
अपनी सालमियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, अपनी गैरत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वही अवाम अपनी खुददारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। वो मुश्किल हालात से गुज़र रही है, हाइपर इन्फ्लेशन के दौर से गुज़र रही है। लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें, वो बोलेगा नहीं, अपनी गैरत, सालमियत पे, खुददारी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट। ये आंसर है एक पाकिस्तानी का। आप जाके जो मर्ज़ी सर्वे करा लें, जिसको शौक है वो जाके सर्वे करा ले। मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज़रा सा भी जानता है पाकिस्तान को और उसके अवाम को, उसको ये बात पता है कि पाकिस्तानी जो मर्जी हो जाए, कितना भी गरीब हो, कितना भी मिस्कीन हो, उससे आप पूछ लें कि खुदारी, गैरत और रवादारी पर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो कहेगा एब्सोल्युटली नॉट। ये है मामला हमारा। एम जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये एक गैरत का जो एक जिसे कहना चाहिए मज़ा है, एक ज़ायका है, वो क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट के बाद से लोगों ने चख लिया है, और आवाम के अंदर जो चेंजेस मैंने देखी हैं, जो ऑब्ज़र्व किया है, जो ऑब्ज़र्वेशन मेरी रही है, वो उस एब्सोल्युटली नॉट के बाद चीज़ें चेंज होती चली गई हैं, और लोग जो है वो इस बारे में बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई गलत बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं, और वो अपनी गैरत के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और आई होप एंड प्रे कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। चीज़ें मुश्किल तो हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी दुआ यही है कि आने वाले वक्त में स्पेशली ईद के बाद कुछ ऐसे मामलात हो जाएंगे जिससे हम बेहतरी की जानिब अपना सफ़र दोबारा से शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच सलमान भाई कि आपने डिटेल तज्ज़िया किया, और इसी के साथ ही हम आज के अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आज का प्रोग्राम हमें आप लोगों को कैसा लगा, हमें ज़रूर बताइएगा। एपिसोड नंबर 74 थी। आप हमें फॉलो करने के लिए ट्विटर पे हमारा ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है twitter.com/तुरफ़ातमाशा, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और सलमान भाई को फॉलो करने के लिए twitter.com/salman_सैयद, जबकि मुझे फॉलो करने के लिए आप मेरी ट्विटर हैंडल अहमद जलील, और साथ में मेरे ब्लॉग्स पढ़ने के लिए आप ahmedjaleel.com के ऊपर जा सकते हैं। फेसबुक पे आपको न सिर्फ आज का प्रोग्राम बल्कि इससे पहले आने वाली तमाम तरह एपिसोड facebook.com/तुरफ़ातमाशा पे मिल जाएंगी। अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहें तो youtube.com/ahmedjaleel पर आपको तमाम तरह एपिसोड्स मिल जाएंगी, अभी तक की जितनी भी हमारी एपिसोड हुई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ ये है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का बहुत भला होगा। जब हम नेक्स्ट एपिसोड कर रहे होंगे तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर होंगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगी जिनको हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, और हमारी तरफ से पेश की ईद मुबारक। बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।